इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो उससे असंतुष्ट होकर के 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कब बनाई थी? 1928 में। क्या बनाई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे और संयुक्त सचिव इसमें बनाए गए थे बोस और नेहरू को। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। अगला देखते हैं हम एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने बहुत सारी बुक लिखी है। तो देखिए, एक तो उन्होंने ए स्टडी इन कर्मा, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द एंशिएंट एथिक्स, इंडिया ए नेशन ए प्ले फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया ए नेशन ए प्ले फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ए प्ले फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ए वर्ल्ड विदाउट गोट, ए वर्ल्ड विदाउट गोट, गांधीयन नॉन कोऑपरेशन और सेल इंडिया कमिट सुसाइड, गांधीयन नॉन कोऑपरेशन और सेल इंडिया कमिट सुसाइड, वॉकअप इंडिया, वॉकअप इंडिया ए प्ले फॉर सोशल रिफॉर्म। देखिए, ए प्ले लेकिन नाम से तो लिखी थी, एक तो प्ले सेल्फ गवर्नमेंट, एक फॉर सोशल रिफॉर्म। एंशिएंट एथेइज्म पे लिखी थी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखी थी, ए स्टडी इन कर्मा पे लिखी थी, गांधी नॉन कोऑपरेशन पे लिखी थी, कोऑपरेशन, और सेल इंडिया कमिट सुसाइड, ए वर्ल्ड विदाउट गॉड लिखी थी। और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापना की इसने। आगे देखते हैं नमक कानून उल्लंघन। तो नमक कानून का उल्लंघन धरसाना में किसने किया था? धरसाना में किया था सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। और पटना में किया था अंबिकाकांत सिन्हा ने, नखास तालाब में। धरसाना में सरोजनी नायडू थी, मणिलाल थे, सरोजनी नायडू और इमाम साहब भी थे। नमक कानून का उल्लंघन जब किया था अंबिकाकांत सिन्हा, पटना। फ्रीडम आर्मी मुक्ति सेना, हिटलर की मदद से युद्ध बंदियों को शामिल कर सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। कौन सी? फ्रीडम आर्मी। फ्रीडम आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो युद्ध बंदी थे इटली और जर्मनी में, उनको शामिल करके। राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं उसमें केवल राष्ट्रमंडल के देश ही शामिल होते हैं। 3 नए खेल इसमें शामिल किए गए राष्ट्रमंडल खेल में। तो महिला T20 को शामिल कर लिया है, ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें T20 शामिल है। ऐसा नहीं है कि T20 को पहली बार शामिल किया गया, इससे पहले 24 साल पहले भी ये शामिल था, पुनः शामिल किया है। 3x3 बास्केटबॉल को शामिल किया है और पैरा टेबल टेनिस को, पहली बार पैरा टेबल टेनिस आया है। 23वां जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। 22वें तो कहाँ हुआ? बर्मिंघम, नहीं पूछेगा वैसे। और 23वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वामपंथी आंदोलन से जुड़े प्रगतिशील लेखक संघ, इंडियन पीपुल्स थिएटर
और एसोसिएशन। वामपंथी आंदोलन से रिलेटेड कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ। और दूसरा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस दल का निर्माण किया था, भारतीय एम्बुलेंस दल का। और इन्होंने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। इंडियन ओपिनियन कहाँ निकाली थी? साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय की सेवा के लिए। इंडियन ओपिनियन किसका था? गांधी का साप्ताहिक पत्र। फिनिक्स बस्ती बसाई इन्होंने और टॉलस्टॉय फॉर्म का निर्माण भी करवाया था साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने। और बोर युद्ध में एम्बुलेंस दल का निर्माण किया था। तारकनाथ दास वैंकूवर, फिर हिंदुस्तान पत्रिका, फिर हिंदुस्तान पत्रिका। गुरुदत्त कुमार स्वदेश सेवक गृह तथा समाचार पत्र। और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे? सिएटल में। सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस। गुरुदत्त कुमार ने स्वदेश सेवक गृह तथा समाचार पत्र। तारकनाथ दास वैंकूवर, फिर हिंदुस्तान पत्रिका। और भाई परमानंद लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार, लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार। लाहौर नेशनल कॉलेज का चांसलर, लाहौर नेशनल कॉलेज का चांसलर और हिंदू महासभा में शामिल। 1935 में इसके अध्यक्ष, 1935 में इसके अध्यक्ष। में वेवेल योजना के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ इनको छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। उच्च वर्ग के हिंदू व मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। उच्च वर्ग के जो हिंदू है उनका और जो मुसलमान हैं उनका समान प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा। मुसलमान कुल आबादी का केवल 25% हिस्सा थे। उनके 6 प्रतिनिधियों का चयन 14 में से और मुसलमानों को वीटो पावर भी दिया। इसमें महात्मा गांधी व जिन्ना शामिल हुए थे। तो वेवेल योजना के बारे में आपने देखा, मतलब कि जो मुसलमान हैं वो कुल आबादी का केवल 25% थे, लेकिन उन्हें 14 में से 6 प्रतिनिधियों का चयन करने का मौका दिया गया और मुसलमानों को वीटो पावर भी दिया गया। उच्च वर्ग के हिंदू व मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व आपने देखा कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय। तो गवर्नर जनरल हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, 2 तो ये हो गए, और जो 12 सदस्य थे उसमें से 6 मुस्लिम और 6 हिंदू। वेवेल योजना में 1945 में आई थी। इसमें गांधी जी और जिन्ना शामिल हुए थे। आगे देखते हैं नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अपराधी गिरफ्तारी पर 10 अंकीय फिंगरप्रिंट प्रत्येक को। अपराधी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो एक 10 अंक का एक फिंगरप्रिंट दिया जाएगा प्रत्येक को। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कर रहा है? इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो अगर पूछे आपसे कि आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट वाला कितने अंकों का है? 10 अंकों का। अपराधियों का जो फिंगरप्रिंट है वो 10 अंकों का दिया जाएगा उनको। 10 अंकों की एक आईडी दी जाएगी मतलब। आगे देखते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और सीआर दास असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें सीआर दास ने असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया था। और संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा। अब तक जो लड़ रहे थे वो संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ रहे थे, अब इन्होंने संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष की अवधारणाओं को स्वीकारा। और असहयोगी तो व्यापक लेवल पर एक आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने भारत में शुरू किया था। तो आपको ये बताना है अब कि नागपुर अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आगे देखते हैं इशारा। इशारा क्या है? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, 1885 में हुई थी।
लिखी थी इन्होंने ज्योतिबा फूले की पुस्तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 85 में। उसी साल ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इशारा। इशारों इशारों में, चलो आगे देखते हैं। कुदी अरासू, कुदी अरासू क्या है? कुदी अरासू 1925, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर की शायद पुस्तक थी कुदी अरासू 1925। तो आप देखिए हरिजनों का जोरदार समर्थन किया है इसमें उन्होंने। और वायकोम सत्याग्रह के नायक बने थे ये ईवी रामास्वामी। उन्होंने क्या करा था? कुदी अरासू नाम से पुस्तक लिखी थी। इशारा नाम से किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। और कुदी अरासू नाम से 1925 में ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। जातियों का विनाश हो, जाति का विनाश। हु वर द शूद्रास, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल्स। ये बुक लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन कौन सी? जाति का विनाश हो, हु वर द शूद्रास, और हु वर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल, वाई दे बिकम अनटचेबल, द अनटचेबल नाम से भी अंबेडकर ने बुक लिखी थी। अगला देखते हैं। भारत का डोमिनियन का जो दर्जा मिला था, भारत का जो डोमिनियन का दर्जा था वो कब खत्म हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को खत्म हुआ था। भारत का जो डोमिनियन राज्य का दर्जा है वो 26 जनवरी 1950 को। वैसे हम आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन डोमिनियन का दर्जा बना रहा था। डोमिनियन का दर्जा हटा था हमारे स्वतंत्र होने के, आप देखिए 26 जनवरी 1950 को खत्म हुआ था, लगभग 2.5 साल बाद। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत के डोमिनियन स्टेटस और संविधान बनाने के अधिकार को स्वीकार किया गया। तो डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने दोनों अधिकारों को स्वीकार कर लिया था किसने? क्रिप्स मिशन ने। आगे देखिए, भारतीय अंटार्कटिका एक्ट 2022 क्या है ये पहला घरेलू कानून है। और क्या करेगा ये? कुछ संधियां है उन्हें प्रभावी बनाएगा। तो कौन कौन सी संधियां जिन्हें प्रभावी बनाएगा? एक तो अंटार्कटिका संधि है, एक अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन है, समुद्री जीवों से रिलेटेड कन्वेंशन है। एक अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल आया है और खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाएगा। भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करेगा। ये जो हमारे यहाँ के न्यायालय है उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कहाँ तक बढ़ाएगा? अंटार्कटिका तक बढ़ाएगा। अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति एक कमेटी भी बनेंगी, ठीक है। और किसी अन्य पक्षकार की लिखित अनुमति के बिना अभियान निषिद्ध होगा। यहाँ पे अन्य पक्षकार की लिखित अनुमति के बिना अभियान जो है निषिद्ध किया जाएगा। और अंटार्कटिका निधि नाम से एक कोष भी बनाया जाएगा इसके तहत। तो अंटार्कटिका एक्ट आया था हमारे यहाँ पे 2022 में। तो अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ कानून हैं, जैसे समुद्री जीव से रिलेटेड हो गया, पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल हो गया। तो ये ऐसे कानून हैं, उनको यहाँ पे प्रभावी बनाया जाएगा। और अगर अंटार्कटिका पे कोई भी पक्षकार कुछ करता है तो उसकी लिखित अनुमति से ही भारत करेगा या फिर वो भी अनुमति लेगा, ऐसा कुछ है। और भारतीय जो मेन आपको ध्यान रखने वाली बात एक तो ये है कि जो यहाँ के हमारे कोर्ट है उनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक जाएगा? अंटार्कटिका तक जाएगा। और एक कमेटी बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना है, एक कोर्स बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल अंटार्कटिका प्राकृतिक रिजर्व शांति और विज्ञान के लिए समर्पित, यह भारत द्वारा भी हस्ताक्षरित है। मैड्रिड प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल अंटार्कटिका प्राकृतिक रिजर्व, अंटार्कटिका प्राकृतिक रिजर्व शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है और भारत द्वारा भी इसे हस्ताक्षर किया गया है। किस पे? मैड्रिड प्रोटोकॉल पे भारत ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। अंटार्कटिका से रिलेटेड ध्यान रखना। 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना। 1983 में भारत अंटार्कटिका संधि का सदस्य बना था 1983 में।
1959 में 12 देशों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर 12 देश थे और 1983 में भारत ने इस पर साइन कर दिया। इसी साल शायद भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। आप लोग बताओ भारत ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, वो कब जीता था? आगे देखते हैं। अलीपुर बम केस था, उसकी वकालत किसने की थी? अलीपुर बम केस की वकालत की थी CR दास ने। अलीपुर बम केस की वकालत CR दास ने की थी। और अलीपुर में जो मामला था वो वारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त, वारिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त, अरविंद घोष भी थे इसमें। तो घोष बंधुओं पर चला था अलीपुर बम जो केस था ये। उल्लासकर दत्त थे इसमें, वारिंद्र घोष भी थे, इन पर चला था और इसकी वकालत की थी CR दास ने। बराक घाटी, बराक घाटी में स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? कामिनी कुमार चंदा, कामिनी कुमार चंदा। बराक घाटी, बराक घाटी में कामिनी कुमार चंदा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था और इसके सचिव थे अबोन्तीनाथ दत्त। अबोन्तीनाथ दत्त इसके सचिव थे। कामिनी कुमार चंदा के नेतृत्व में और अबोन्तीनाथ दत्त इसके सचिव थे। तो बराक घाटी में स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कामिनी कुमार चंदा के नेतृत्व में, और सचिव बने थे अबोन्तीनाथ दत्त। आगे देखते हैं राजा मुंजे संधि। राजा मुंजे संधि प्रावधान इसके पूना पैक्ट की तरह थे। और राजा मुंजे संधि जो थी इसमें अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष MC राजा और हिंदू महासभा के जो सदस्य थे MC मुंजे, इनके बीच में हस्ताक्षर हुआ था। एक तो दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष थे MC राजा और BS मुंजे हिंदू महासभा के सदस्य। तो किस किस के बीच में हुआ था? दलित वर्ग का जो संघ था उसके बीच में और हिंदू महासभा के सदस्य BS मुंजे के बीच में। और वही पूना पैक्ट की तरह जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी उस पर यहाँ बातचीत हुई थी इनके बीच में। आगे देखते हैं खनिज सुरक्षा साझेदारी। नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं पूछेगा। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। 1934 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और वर्ष 1934 में इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भारतीय खंड के रूप में स्वीकार किया गया। 1934 में इसकी कार्यप्रणाली पर तो प्रतिबंध लगा दिया और वर्ष 1934 में ही इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भारतीय खंड के रूप में स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं बर्लिन कमेटी। बर्निल कमेटी एक पत्रिका निकालती थी, कौन सी? तलवार पत्रिका। बर्निल कमेटी कब बनी थी? 1915 में। और बर्लिन कमेटी जो थी इसके जो सचिव थे वो थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को बर्लिन कमेटी का सचिव बनाया गया। भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। 3 योजनाओं के असंतोष का फायदा उठाने का प्रयास। कौन कौन सी? अफगान योजना, बटाविया योजना और बैंकॉक योजना। बर्लिन कमेटी ये लोग 3 योजनाओं से फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे। एक तो अफगान योजना से, एक बटाविया और एक बैंकॉक। अफगान, बटाविया, बैंकॉक योजना से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी बर्लिन कमेटी ने। बटाविया कहाँ था? बंगाल में। एक बैंकॉक योजना थी, एक अफगान योजना थी। सचिव कौन थे बर्लिन कमेटी के? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। 2 सदस्य और थे इनके अलावा, लाला हरदयाल और भूपेंद्रनाथ दत्त। जिम्मरमैन योजना से जुड़ा गदर पार्टी 1913। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन, JP नारायण इसके अध्यक्ष थे और आचार्य नरेंद्र देव इसके महासचिव थे। यह सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति की विरोधी और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी जनसंघर्ष की समर्थक थी।
जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। नरेंद्र देव महासचिव थे इसके, और अध्यक्ष तो खुद जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में? जो अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति का विरोध किया था इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डिजिटल रूप में जारी एक लीगल टेंडर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक संप्रभु मुद्रा है, और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक देयता के रूप में शामिल होती है। विभिन्न नकदी के समान है, विनियम नकदी के समान है, और मतलब उतनी ही मान्यता मिलती है इसको भी। और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित कागज में जारी फिएट मुद्रा के समान है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है ये। और घरेलू व सीमा पार दोनों भुगतान संभव है केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी का। अच्छा इनिशिएटिव है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय थे उन्हें क्या होता था? पंजीकरण प्रमाण पत्र को हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया था। तो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह अभियान चलाया था। इसके लिए वहाँ पे एक संघ का निर्माण हुआ था, उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध संघ। तो निष्क्रिय प्रतिरोध संघ सबसे पहले कहाँ बना था? निष्क्रिय प्रतिरोध संघ बना था अफ्रीका में। और अफ्रीका में क्यों बना था? क्योंकि वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय रहते थे उनको हमेशा लाइसेंस रखने के लिए कहा गया, तो उसका विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक संघ बनाया था, उसका नाम था निष्क्रिय प्रतिरोध संघ। सैयद अमीर अली, अब जान लेते हैं ये अमीर अली कौन सी क्या चीज़ है भाई। तो देखते हैं अमीर अली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा। अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग था, जैसे आपने देखा ना हमारे यहाँ पे जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनकी अलग अलग शाखाएं थी, वैसे ही जो ये मुस्लिम लीग है उसकी भी एक शाखा थी, कौन सी? लंदन शाखा। उसका उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था? सैयद अमीर अली ने। इसने सचिव मार्ले के पास मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का अनुरोध किया। तो मुसलमानों के हित की बात करेगा तो पृथक निर्वाचन मंडल की बात की इसने। तो सैयद अमीर अली वो थे जिन्होंने लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली थी और मार्ले से कहा था कि पृथक निर्वाचन दिया जाए हमें। और अगला है फजलुल हक। ये कौन है भाई? तो फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी का नेतृत्व किया था इन्होंने 1935 में। कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक का नाम आए तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी 1935, फजलुल हक। सीआर फार्मूला देख लेते हैं। सीआर ने एक फार्मूला दिया था, सीआर फार्मूला। तो ये देखिए क्या है इसमें है कि लीग और इंडियन नेशनल की जो लीग है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग का समर्थन करे, और युद्ध समाप्ति के बाद एक आयोग बैठाया जाएगा और वो आयोग तय करेगा कि कौन कौन से जिले हैं वो मुस्लिम जिले हैं। फिर जनमत संग्रह यह जानने के लिए करेंगे कि वे पृथक संप्रभु राज्य चाहते हैं या नहीं। तब लागू जब ब्रिटेन संपूर्ण शक्ति सौंप दे। प्रतिरक्षा, संचार, वाणिज्य, सुरक्षा पर संयुक्त समझौते किए जाएंगे। तो यही है कहने का मतलब कि सीआर फार्मूला आया था, उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो जो कांग्रेस की मांगे हैं उनका आप समर्थन कीजिए, और जब हमें पूरी शक्ति अंग्रेज दे देंगे उसके बाद में मुस्लिम जिलों की पहचान के लिए एक आयोग बना देंगे और जनमत संग्रह के माध्यम से पूछा जाएगा कि कौन से राज्य है वो अलग रहना चाहते हैं और कौन से है जो नहीं रहना चाहते हैं। तो उस हिसाब से बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ था। जिन्ना तथा सावरकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी था नेशनल लिबरेशन पार्टी के नेता श्रीनिवास शास्त्री सीआर फार्मूले के खिलाफ थे। जिन्ना खिलाफ थे, सावरकर भी खिलाफ थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी खिलाफ थे, और नेशनल लिबरेशन पार्टी भी इसके खिलाफ थी। नेशनल लिबरेशन पार्टी के नेता थे श्रीनिवास शास्त्री। नेशनल लिबरेशन पार्टी किसकी थी? नेशनल
लिबरेशन पार्टी श्रीनिवास शास्त्री की थी, नेशनल लिबरेशन पार्टी। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस किस 1927 में आई थी। स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस कब आई थी? 1927 में आई थी। इसने 1935 के प्रावधानों का विरोध किया। 1935 के प्रावधानों का विरोध किया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कब आई? 1927 में। उन्नीस सौ 35 के प्रावधानों का विरोध किया था इसने। पहला अधिवेशन इसका बॉम्बे में हुआ था और रियासतों के स्वतंत्रता संघर्ष को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल किया था इसने। तो मेन बात क्या थी, ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आया था 1927 में, इसने 1935 के प्रावधानों का विरोध किया था, ये ध्यान रखना है। 1935 के प्रावधानों का इसने विरोध किया था और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कामाख्या मंदिर काफ़ी चर्चा में है, जो असम के गुवाहाटी में है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये और तंत्र पूजा का एक केंद्र रहा है और रोपवे की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है, इसलिए चर्चा में है। और मनसा पूजा होती है यहाँ पे और अम्बुबाची का वार्षिक मेला भी लगता है कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो हो जाएगा कामाख्या के बारे में। गदर आंदोलन देख लेते हैं। गदर आंदोलन 1913, उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना। वंदे मातरम को इन्होंने नारा बनाया था, ये ध्यान रखना है कि वंदे मातरम नारा किसका था? गदर आंदोलन का। गदर आंदोलन ने अपना नारा बनाया था वंदे मातरम। 1857 में पंजाबियों द्वारा अंग्रेजों की सहायता की आलोचना की। पंजाबियों ने 1857 की क्रांति के टाइम पे अंग्रेजों की सहायता की थी, उसकी इन्होंने आलोचना की थी। ये गदर आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हैं हमारे यहाँ पे। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग समिति के रेड और एमरस्ट की हत्या कर दी। और कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो पत्र लिखे थे उनसे ये लोग प्रेरित होकर के उन्होंने रेड और एमरस्ट की हत्या की थी। तो बाल गंगाधर तिलक को इस मामले में जेल भी हुई थी। अगला देखते हैं 1908 में। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फर का जो मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर के एक मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या कर दी थी। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। 1909 में मदनलाल डीगरा ने क्या कर दिया? करजन वैली की हत्या की थी 1909 में। और 1912 में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, इन्होंने हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। कब? 1912 में। तो क्रांतिकारी घटनाएं थी, हमने पढ़ी अभी। आगे देखते हैं। औद्योगिक संहिता 2020। औद्योगिक संहिताओं में काफ़ी संशोधन हुए अभी, तो देखते हैं क्या अब प्रावधान है। भारत में कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का अनुसरण करते हैं। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह कर दिया गया है औद्योगिक संहिता 2020 में। ठीक है, और जो नए नियम है वो 4 दिवस 12 घंटे काम कर सकते हैं। 4 दिन 12 घंटे काम कर सकते हैं। भारत में कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का अनुसरण करते हैं। नए नियमों में 4 दिन वो 12 घंटे काम कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा 2020, भत्तों को 50% तक सीमित कर दिया है। वेतन का आधा भाग मूल वेतन ही होगा, आप 50% से ज़्यादा भत्ते नहीं दे सकते। सामाजिक सुरक्षा 2020 में ये बात आई है। और जो औद्योगिक संहिता थी 2020, उसमें यह था कि 5 दिन का कार्य दिवस है और 4 दिन जो है आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। कुशियारा नदी के बारे में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में है और बराक नदी की 2 शाखा है, कुशियारा है और सूरमा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति नागालैंड में, फिर ये मणिपुर, मिजोरम, असम की सहायक नदियों से भी जल प्राप्त करती है। मणिपुर, मिजोरम, असम और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। साथ ही यह भारत के असम राज्य और बांग्लादेश के सिलहट जिले के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो सिलहट जिले में सीमा निर्धारण करती है भारत और बांग्लादेश की। नागालैंड में, फिर मणिपुर, मिजोरम, असम की सहायक नदियों से भी जल प्राप्त करती है। उत्पत्ति नागालैंड में, फिर मणिपुर में आती है, फिर मिजोरम, फिर असम। तो
पश्चिम की तरफ ही आ रही है उधर से। कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस के भीतर तिलक ने ये स्थापित की थी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी। हिंदू मुस्लिम एकता की अनुपालना की बात की थी, समान धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता, घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी देने की बात की थी इन्होंने, और पूंजी और श्रम के बीच समानता के आधार पर संबंध निर्धारण, पूंजी व श्रम के बीच समानता के आधार पर संबंध निर्धारण, श्रमिक संगठनों को बढ़ावा देने की बात की थी। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी किसने बनाई थी? तिलक ने। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ये हमें बहुत कम जगह मिलता है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, बहुत सारी स्वराज्य पार्टियां बनी थी। अब कांग्रेस डेमोक्रेटिक की जब बात आती है तो आपको तिलक ध्यान में रखना है बस। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की बात की इसमें, और पूंजी और श्रम के बीच समानता की भी बात की। 20वीं सदी का जो प्रारंभिक दशक था उसमें लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, जवाहरलाल नेहरू लीग के कार्यकारी परिषद के लिए चुने गए। देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू को लीग के कार्यकारी परिषद में चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू लीग के कार्यकारी परिषद में चुने गए थे। कांग्रेस भी एक संबंध सदस्य के रूप में लीग से जुड़ी थी, कांग्रेस भी एक संबंध सदस्य के रूप में लीग से जुड़ी थी। और ब्रुसेल्स सम्मेलन में स्थापना, ब्रुसेल्स में स्थापना हुई थी लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, 20वीं सदी प्रारंभिक दशक में। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो है रामकृष्ण मिशन द्वारा किए जा रहे कार्य में भाग लिया। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1912 में कलकत्ता में जर्मन क्राउन प्रिंस से मिले, जर्मन क्राउन प्रिंस से मिले, और भारत में विद्रोह के माध्यम से समाजवादी सरकार के गठन हेतु हथियारों की मांग की, समाजवादी सरकार के गठन की मांग की। जर्मन क्राउन प्रिंस से मिले ये कलकत्ता में 1912 में। गुप्त समाज का नेटवर्क बनाने का कार्य सौंपा अरविंद घोष ने इनको। अरविंद घोष ने कहा कि गुप्त समाज बनाइए, और युगांतर के नाम से नेटवर्क बनाया। और अलीपुर बम केस और हावड़ा, अलीपुर और हावड़ा षड्यंत्र केस में ये गिरफ्तार हुए। अलीपुर का षड्यंत्र केस आपको पता है, वारिंद्र घोष, अरविंद घोष और एक हमने दत्त का नाम पढ़ा था, वो भी इसमें थे, तो उनके ऊपर चलाया गया था। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम भी